अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रुपया संभलना शुरू हो गया और संभलना कैसे शुरू हुआ है कि फ़ौज वालों ने सिर्फ एक डंडा लहरा के दिखाया है कि जो स्मगलिंग में मुलव्वस है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जो गैर मुल्की अफ़गान या मुकीम है उनको यहाँ से भेजा जाएगा। जो इल्लीगल ट्रेड में मुलव्वस हैं उनके ऊपर सख्त हाथ डाला जाएगा। अभी सख्ती हुई नहीं है। ये इन बयानात के नतीजे में रुपया जो है वो 20-25 रुपये ओपन मार्केट में भी और इंटरबैंक में भी तगड़ा हो गया। अगर ये सोचें कि 4-6 बंदे जिनके ज़िम्मे है बॉर्डर की सिक्योरिटी यकीनी बनाना कि यहाँ स्मगलिंग ना हो, अगर उनको सज़ाए मौत दी जाए कि यहाँ से $2 अरब सालाना अफ़गानिस्तान कैसे जाता है, यहाँ भरे हुए ट्रक गंदम के खाद पाकिस्तान से बहुत स्मगल होकर सेंट्रल एशिया तक जाती है, या चीनी के वो कैसे स्मगल होती है, या उधर से जो टेररिस्ट असले समेत बॉर्डर पार करते हैं वो कैसे आते हैं। आप 10 बंदों को सज़ाए मौत दें, उसके बाद अगर एक सुई भी बॉर्डर के इधर से उधर चले जाए तो मुझे कहिएगा। जिस ज़माने में ये बहस शुरू हुई कि बॉर्डर स्मगलिंग बढ़ी है, इसाक डार ने सबसे पहले कहना शुरू किया कि $2 अरब पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाता है। मैंने उन्हें सबसे पहले बात जो कही, आज मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा कि आर्मी चीफ़ से मुलाकात करें। नया आर्मी चीफ़ है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। किसी को वो अगर कोई बंदा गलत काम में है फिक्स करेगा। वो बंदा हाफ़िज़ कुरान है, कहता है कि मैं नेक काम करना चाहता हूँ, तो उनका फ़र्स्ट ट्रायल यही होना चाहिए कि जो उसके अपने इदारे के अंदर जिनका एहतसाब होना चाहिए सबसे पहले उन पे हाथ डालें। उसके नीचे आएंगे ब्यूरोक्रेट्स, उसके नीचे आएंगे पॉलिटिशियंस और दूसरी फिगर्स। हाथ डालेंगे, सख्त सज़ाएँ देंगे तो काम रुकेगा। 3-4 नोन एरियाज़ हैं। आपका चमन से स्मगलिंग होती है, आपकी तोरखम से स्मगलिंग होती है। आपने IGFC जिसको लगाया होता है उससे पूछें IFC आपकी FC क्या कर रही है। जिसको आप कमांडर सदर कमांड लगाते हैं पूछे क्या नीचे हो रहा है। जिसे आप पेशावर में कोर कमांडर लगाते हैं पूछे नीचे क्या हो रहा है। जिसको आप DG रेंजर्स पंजाब लगाते हैं उससे पूछे नीचे क्या हो रहा है। अगर ये आप 8-10 लोगों का एहतसाब कर लें और पूछें एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, ये केस बनता है ना, एक एसेट बियॉन्ड मीन्स। आपकी सालाना आमदन होती है 1 करोड़ और आपके पास एक्चुअल वसाइल होते हैं 100 अरब के, तो 1 करोड़ से 100 अरब के वसाइल नहीं बन सकते। एक फॉर्मर आर्मी चीफ़, उनको मैंने एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल के मतलब पूछा कि उनकी सारी उम्र की सैलरीज जमा कर लें। आई बिलीव कि उन्होंने उसमें से 1 रुपया भी स्पेंड नहीं किया होगा। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने एक फॉर्मर आर्मी चीफ़ को उनका नाम लेकर पूरी तफसील उनके साथ डिस्कस की कि उनकी सारी उम्र की तनख्वाहें जमा कर लें, सारी उम्र की तनख्वाहें जमा कर लें। जो आपने उनको प्लॉट भी अलॉट किए हैं उनकी भी बेच के कीमतें जमा कर लें। उनके जो मौजूदा असासों की मालियत है वो उसका 5% भी अगर उससे ले सकते हो तो आप मुझे बताइएगा। देयर वाज नो आंसर। और ये वो चीज़ है जिसका जवाब बहुत सारे सियासतदानों के पास भी नहीं है, बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास भी नहीं है, और बहुत सारे हमारे जजेस और बहुत सारे हमारे मीडिया मालकान के पास भी नहीं है। मेरे जैसे बाज़ बंदे भी निकलेंगे उसमें से बरामद होंगे, लेकिन जब ऊपर से आप हाथ डालेंगे ना 100 बंदों पे, तो नीचे वाले मरियल वैसे ही मर जाएंगे, वो इस काम से तौबा कर लेंगे। मैंने प्राइम मिनिस्टर से, मौजूदा जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल किया, तो उनसे मैंने पूरा सवाल भी किया और तवक्को ये थी कि जवाब भी देंगे। तो दोनों सवाल और जवाब आपको सुनाता हूँ, फिर आगे आज की कहानी पे लेकर आता हूँ। दिखाइएगा जी। डॉलर की जब भी हम पाकिस्तान से स्मगलिंग काबुल में जिक्र करेंगे तो उसमें जहाँ सिविलियन सेटअप का जिक्र आएगा, कुछ स्मगलर्स का जिक्र आएगा, पॉलिटिकल फिगर्स का जिक्र आएगा, वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, मिलिट्री का भी जिक्र आएगा। तो एक कोऑर्डिनेटेड आपको एफर्ट चाहिए। क्या आपने निशानदेही कर सकें कि कौन कौन से ऐसे वो हैं चेहरे जो पाकिस्तान से इस जुर्म में मुलव्वस हैं जिनको हाथ डालना है आपने? ब्यूरोक्रेसी के लोग मौजूद हैं, इसमें पॉलिटिकल क्लास के लोग मौजूद हैं। क्या वो पॉलिटिकल फिगर्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? बहुत हद तक उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है कि चंद ब्यूरोक्रेट्स जो इस पिछले साल 1.5-2 में उन अजला में जिनकी तैनाती रही है, और उसके साथ साथ वो लोग जो उनकी तैनाती में जिनका कोई अमल दखल रहा है, ये प्राइम लोग हैं। एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे एक्शन लें कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उनको कन्विक्ट भी। काकड़ साहब भले आदमी है, बड़े मेफ से उसका इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया। असूल ये है कि अगर स्मगलिंग में कोई जर्नैल मुलव्वस है, कोई जज मुलव्वस है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वज़ीर, कोई MNA, कोई मशीर, कोई MPA, कोई मीडिया का मालिक, कोई और बड़ा बिजनेस टाइकून, आप उसमें मिसाल बनाएं सिर्फ 100 बंदों को। उसके बाद स्मगलिंग अगर हो गई पाकिस्तान से, ईरानियन तेल की जब गाड़ियाँ लाइनों की लाइनें लग के पाकिस्तान आती हैं और आंखों पे पट्टी बंधी रहे, तो सबसे पहले उस इलाके का जो कमांडर है उसको आप टांग दें, उस इलाके का जो चीफ मिनिस्टर है उसको आप टांग दें।
एक को सिर्फ टांगना पड़ेगा, दोबारा एक मोटरसाइकिल की टैंकी में भी पेट्रोल स्मगल नहीं होगा। अफ़गानिस्तान डॉलर जाता है, गंदम जाती है, चीनी जाती है, खाद जाती है, एक को टांग दें, उसके बाद अगर एक गाड़ी यहाँ से पार होगी तो मुझे कहिएगा। सरफराज बुगटी ने आज शायद जो प्राइम मिनिस्टर से हमारा सवाल था उसका जवाब आज सरफराज बुगटी ने दिया है, या मैं ये कहूँगा कि ये जवाब जनरल आसिम मुनीर का जवाब है जो सरफराज बुगटी की ज़ुबानी हम तक पहुँचा है। सुनवाइएगा। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी और उनके लिए कोई स्पेस जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी। इस पाकिस्तान आर्मी चीफ है, उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजे जाएंगे। फौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है और वो अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देखी। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जो वीकनेसेस हैं हमें उसको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आर्मी चीफ से इस्तदा ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी होती हुई नज़र आनी चाहिए। इंटरनल प्रोसेस मुझे भी पता चलना चाहिए और पाकिस्तानी कौम को भी बताना चाहिए क्या किया आपने, एक्शन क्या लिया, किसके ख़िलाफ़ लिया, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स किस किस के हैं। उन सारों को खुलेआम खुले तरीके से सज़ाओं का ऐलान करिए और उनको सज़ाएं दीजिए। आप 100 बंदों को सज़ा देंगे तो 25 करोड़ का मुल्क है उससे महफूज होगा। जजों में, पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, मीडिया के अंदर उन 100 बंदों को आप शनाख्त करके एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सज़ा तक पहुंचा दें, आप पूरी कौम आपको शाबाश भी देगी और दुआ भी देगी और पाकिस्तान भी महफूज हो जाएगा। कवर अप करेंगे, हशअप करके इस मामले को आगे चलाने की कोशिश करेंगे तो आज अगर 350 पे डॉलर पहुंचा था तो ये 550 पे भी पहुंच जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। डॉलर की एक्चुअल वैल्यू 250 से नीचे आनी चाहिए, 250 से नीचे आनी चाहिए। अभी ट्रेड के आज के अदादोशुमार हैं तो आधा आधा अभी भी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का फ़र्क है, उसके साथ हम इसको नहीं बचा सकते। हमें चाहिए पाकिस्तान के अंदर FDI आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाए। वो लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान से बाहर जब उनका माल जाता है वो प्रोसीड्स दुबई ना रोकें, पूरा पैसा वापस आ जाए। तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाएं जहाँ से आप उस चीज़ को रोकें। बॉर्डर वालों को सख्त हदायत हो कि एक यहाँ से रुपए की चीज़ स्मगलिंग नहीं होगी। आपका सॉफ्टवेयर जो है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करे कि यहाँ चीनी भेजते हैं चौधरी शुगर मिल वाले और बाहर रह जाती है, बाद में 72 करोड़ रुपया हुंडी वाले किसी और तरीके से रिमिटेंस बन के पाकिस्तान आ जाता है। ये वो चोरी के रास्ते हैं जिस दिन हमने रोक लिए हम पाकिस्तान को महफूज बना लेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि इसको चैलेंज कर सके। मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो नून लीग एक बयानिए की जंग में फंस गई है और ना इधर की है ना उधर की है, सियासत में भी ऐसा ही ना हो जाए उनके साथ कि ना इधर की रहे ना उधर की रहे, वो आगे जाके आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये स्मगलिंग वाला इशू और पाकिस्तान की इकॉनमी का, इसके ऊपर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। फैसल वाडा साहब सीनियर सियासतदान और आबिद शेर MLN के रहनुमा दोनों हमारे साथ हैं। फैसल वाडा साहब, आर्मी चीफ का ये बयान है जो हमें बुगटी साहब ने आज पढ़ के सुनाया। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि 50-100 बंदा जिनके ज़िम्मे था बॉर्डर को संभालना, हमने बॉर्डर पे फेंस लगा के सैकड़ों अरब इस कौम ने लगाया है। टेररिज्म अंदर आ रही है, रोज़ हमारे बेटों को शहीद कर रही है। मेरा और आपका बेटा है ना जो शहीद होता है बॉर्डर के ऊपर, ट्रकों के ट्रक खाद के जिसके लिए मैं और आपके टैक्स पेयर्स के पैसे सब्सिडाइज करते हैं, वो यहाँ से स्मगल होती है, अफ़गानिस्तान चली जाती है। चीनी यहाँ 150-200 रुपये किलो मिलती है, अफ़गानिस्तान जाके बिक रही है। आटा 30-30 रुपये की रोटी है, गंदम अफ़गानिस्तान जा रही है। 100 बंदा पकड़े उसको टांग दें, ये इस कौम को भूखा मारने की सज़ा में 100 बंदा कोई ज़्यादा नहीं है। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे बुर्दबार और समझदार और हम्बल आदमी 100 आदमियों की बात कर रहे हैं। मैंने तो असेंबली के अंदर कहा था 5000 आदमी लटका दें, पाकिस्तान सुधर जाएगा। आपको याद होगा, बड़ा मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था। सर, आपको 100 आदमी की ज़रूरत नहीं है। 18 एक्सपायर्ड जमहूरी लीडर्स आजमाए हुए, उनको आज पकड़ें, आज कल से पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा अक्रॉस द बोर्ड इंक्लूडिंग एवरीवन। बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग नवाज शरीफ करता है, मौलाना फजल रहमान या आसिफ जरदारी करता है। बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हो रही है उस स्मगलिंग को प्रवान चढ़ाने वाले भी, नॉट साइडिंग एनीवन, जो अगर वहां बॉर्डर पे भी है वो भी रॉन्ग कर रहा है, कोर्ट मार्शल होता है, उसकी फांसी चढ़ती, जो भी होता है वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये सारे सिस्टम लीडर्स और डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक एक्सपायर्ड चोर बेईमान लीडरों ने ये सब कुछ, ये एक आदमी के पास थोड़ी जा रहा है, ये ऊपर तक पूरी चेन चलती है। देखें जो एक्सपायर्ड लीडर्स हैं ना जी,
उनको आप सिस्टम से उठा के फेंक दें, मेरी उनसे किसी से मोहब्बत नहीं जागी, उठा के फेंक दें। लेकिन आपका निज़ाम इस वक्त ये है, कोलैप्स्ड है। मैं आपको सिस्टम बताता हूँ, यहाँ से आईटी की जो एक्सपोर्ट्स है ना हमारी, वो कम से कम $5 अरब उसकी प्रोसीड्स आनी चाहिए। आपकी 2 से ढाई अरब डॉलर आती है ऑफिशियल चैनल से, जो 1.5 से 2 अरब डॉलर है वो मलेशिया, दुबई, सिंगापुर के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। आपकी जो बरामदात हैं टेक्सटाइल की, चीनी की, बाकी अशिया की, सिमिलर पैटर्न वहाँ पे भी है, और बाद में कुछ पैसा रिमिटेंस की शक्ल में आता है, कुछ पैसा वहीं ऑफशोर अकाउंट्स में रह जाता है, और एवरीवन नोज इट। पार्ट ऑफ द सिस्टम सर। मैंने कुछ लोगों से उन शख्सियात के नाम सुने कि उसका पैसा $100 मिलियन मलेशिया चला गया, उसका सिंगापुर चला गया, उसने दुबई में $50 मिलियन रोक के रखा हुआ है। ये वो बीमारी है जो हमें मार रही है, अंदर से खोखला कर रही है। देखिए मालिक साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आबिद साहब भी हैं। देखिए सर, अभी मैं मुल्क से बाहर था, तो मुझे कार एसोसिएशन ने अप्रोच किया, क्योंकि पीटीआई के ज़माने में भी उनके ऊपर मसले मसाला आए थे। प्रॉब्लम हमारी ये है कि एक तो हमारा सिस्टम मौजूद नहीं है, कोलैप्स्ड है, और जो सिस्टम बनाए हैं इन सारे जमहूरी पार्टियों ने मिलकर अपने अपने एतवार में, उसमें निज़ाम नहीं बनाया। निज़ाम स्मगलिंग का या रॉन्ग तरीके का या रास्ता बना के फिर कहते हैं तुमने किया कैसे। आप कारोबारी है, आप कारोबारी को डंडे से नहीं सीधा कर सकते। आप कारोबारी को टेबल पे बताएं, बोले आज के बाद ये काम नहीं होगा। अब कार डीलर्स के साथ क्या हो रहा है? कार डीलर्स गाड़ी इंपोर्ट करते हैं पर्सनल बैगेज के अंदर, रेमिट आती है, रेमिट अकाउंट में जिसकी गाड़ी है उसकी आती है, ड्यूटी भरते हैं 413%, मतलब 4-6 करोड़ रुपए की ड्यूटीज दी रहे हैं। वो गाड़ियां लीगल हैं, वो गाड़ी आप और मैं भी चला रहे हो। इस मुल्क के जितने भी टॉप मोस्ट ब्रांचेज हैं, ब्रासेज हैं, वो सब भी उसी तरह की गाड़ियां चला रहे हैं, लीगल गाड़ियां जो है हमारी। अब आपने उन पर हाथ डाल दिया, और वो भी पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ कराची में हाथ डाल दिया, सील कर दिए, कागजात लेके आओ। उन्होंने मुझे दुबई में कहा कि हम आपको जो है ना, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम शटर डाउन कर देंगे, हम रोडों पे आ जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम बाहर निकल जाएंगे, मुल्क छोड़ देंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनके ऊपर हाथ डालना चाहिए। सुने, उनके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है ना सर। जो लग्जरी व्हीकल्स है पाकिस्तान में आधी स्मगल्ड बिक रही है, उन पे हाथ डालना चाहिए। मैं तो स्मगल्ड के ऊपर तो फांसी पे चढ़ाए हैं, लेकिन मैं तो आपको ड्यूटी पेड गाड़ियों की बात कर रहा हूं, जिनकी ड्यूटी कराची और कस्टम्स को, इसमें आपको जरूर क्रेडिट देना चाहिए कि गाड़ियों के इंपोर्ट्स में कस्टम बहुत बहुत 2 नंबरी है इस काम में। मैं माजरत चाहता हूं। नहीं सर, मैं वो कागजात प्रूव कर सकता हूं। देखिए सर, क्योंकि मेरा नईमुद्दीन थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, चेयरमैन एफबीआर लगाए गए। उन्होंने एक हिम्मत दिखाई, असम्बली का इजलास हो रहा था, उन्होंने एफबीआर के बंदों को कहा अंदर जाके जितनी लग्जरी व्हीकल है इनका सर्वे करो, कितनी ड्यूटी पेड है। 90% स्मगल्ड थी। उसके बाद नईमुद्दीन की छुट्टी होगी, वफात पा गए, अल्लाह उनके दर्जात में 90% असम्बली पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर स्मगल्ड व्हीकल। मेरा उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, जो स्मगल्ड गाड़ियां चलाते हैं मेरे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। जो 2 नंबर गाड़ी चला रहा है वो पार्लियामेंट के अंदर थी, गाड़ियां अंदर खड़ी। जो मैं बात कर रहा हूं, जो लीगल गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, जिसके पास पेपर्स पूरे, उसको कैसे कोई पकड़ सकता है? क्यों तंग कर रहे हो उसको पकड़ ही नहीं सकते। अच्छा, अब आप, मैंने उनसे कहा ना आप शटर डाउन करेंगे, ना आप स्ट्राइक करेंगे, ना कुछ करेंगे। आप अगर इसमें कोई लकूना है, कोई ऐसी चीज है, उसको बैठ के खत्म कर देंगे। आप अपने बिजनेस को डबल करें, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने उठाना है। अब आप कारोबारी क्या कह रहे हैं, मैं मुझे छोड़ के चला जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा, मुझे जेल कर, आप डराए ना। कारोबारी को कहें डबल करें अपना बिजनेस। आबिद शेर अली साहब, जो स्मगलिंग है, ख़ास तौर पर डॉलर की स्मगलिंग, फर्टिलाइज़र की स्मगलिंग, वीट और आटा की स्मगलिंग, और अब चीनी की स्मगलिंग, इसके ऊपर सज़ा का अमल होना चाहिए। हमारे लोग भूखे मरें, रोटी ख़रीदने की इस्तात ना हो, डॉलर हमारा जो है वो यहाँ से नापैद हो जाए और रुपया गिरता जाए, तो ऐसे लोग तो काबिल माफ़ी नहीं है। मैं तो बड़ा सख्त इस मामले में एहतसाब चाहता हूँ, बहुत ही सख्त किस्म का, कड़ा। बिल्कुल आपने सही बात की है, और इसमें कोई दो राह नहीं है। जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, जो बॉर्डर्स के ऊपर जिनकी ड्यूटी है, जिनके थ्रू ये चीज़ें स्मगल होती हैं, उनको बिल्कुल कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पूरी कौम साथ खड़ी है, लेकिन पहुंचाएं, ये बातों से नहीं पहुंचेगा। ये चीज़ें नहीं होगी कि डॉलर स्टेबल हो जाएगा तो फिर बाद आप जो स्मगलर्स हैं जिनकी लिस्टें बनी हैं उनको आप छोड़ दें। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपने मोहतरम भाई बैठे हैं वाडा साहब, मैं इनको अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ क़वानीन हैं, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और केपी के अंदर 90% स्मगल गाड़ी हैं। कोई ड्यूटी पेड नहीं है,
वो उधर जाते हैं बिल्कुल तो सही। वो स्मगल गाड़ी यूज़ करते हैं, इधर आते हैं तो वो जो पेड है वो गाड़ियाँ ले आते हैं। भाई कौन कराता है ये? मैं तो नहीं करवाता। पकड़े वो गाड़ी, लें उनके उनके उन जागीरदारों से जो इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, किन के ज़रिए वो गाड़ियाँ आती हैं? मलिक साहब आप मैं ज़िम्मेदार नहीं है ये कि बॉर्डर्स के ऊपर किसकी जिम्मेदारी है? स्कैनर्स किसने लगाने? मैंने तो प्लेस नहीं करने स्कैनर। जहाँ आप और मैं, आप देखें एज ए कॉम देख लें, एक दूध वाला है, वो दूध में पानी डाल देगा, वो दूध में केमिकल डाल देगा, जो मरता मर जाए उसकी बला को है। कोई मिर्चें बेचने वाला है, वो मिर्चों में पता नहीं कोई और केमिकल डाल देता है, उसको रेड करने लकड़ी के बुरादे को रंग करके, लकड़ी के बुरादे को रंग करके चाय में और मिर्चों में मिलाया जाता है। दूध के अंदर नलके से पानी मिलाया जाता है या छप्पड़ का पानी मिलाया जाता है। भारी होता है, जरा दूध मोटा लगता है, उसे भारी लगता है। जो काम पाकिस्तान बकरों के अंदर पानी के इंजेक्शन लगाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लगाते हैं पानी पर बदनाम करवा लो हमसे, इस्लाम के नाम के ऊपर बेईमानी जितनी मर्जी करवा लो। तो ये चीज़ें मलिक साहब, ये चीज़ें बहुत तकलीफदेह हैं और ये बिल्कुल आप इस पे कोई दो राह नहीं होनी चाहिए। पूरी कौम एक पेज पे है। जो लोग ये चीज़ें काम करते हैं उनको एक मतलब सज़ा ज़रूर दे। ये नहीं है कि फिर आपके ताल्लुक़ वाला के बच जाए तो फलान का ताल्लुक़ वाला सिफारशी वो बच जाए। अगर सजा का अमल ऊपर से शुरू होना चाहिए। आबिद शेर अली, किसी को पटवारी को या पीएम को पकड़ के, वो पुलिस वाले को पकड़ के, कांस्टेबल को पकड़ के फाइन ना लगाएं, उसके हेड को पकड़ के फांसी पे लगाएं। फिर आइंदा अगर स्मगलिंग होगी तो मुझे कहिएगा। ये जो चीनी स्मगल करवाते हैं, जो आटा स्मगल करवाते हैं, ये कैसे करते हैं उनको पकड़ें, और जिनके जरिए होती है उनको पकड़ें। एक मिनट में उनको लटाएं, हर चीज़ सामने आ जाएगी, पकड़ें। मलिक साहब किसने रोका है? किसने आप लोगों के हाथ बांधे? एक मरतबा खुदारा कौम के सामने लाएं वो चेहरे, क्यों नहीं लाते चेहरे? देखें आप सारी, मैं वाडा साहब से एक चीज़ से इख्तलाफ करूँगा, तमाम मछली एक जैसी नहीं होती। आपकी 5 उंगलियां 5 एक जैसी नहीं होती। अगर कोई बंदे गलत हैं तो उनको आप हाईलाइट करें, खुदारा आप सबको एक सफ में खड़े ना कर दें। कोई सारे इमाम नहीं है मस्जिद के, हर अदारे में इमाम नहीं बैठे मस्जिद के, हर अदारे में बैठे हैं वो जिन्होंने मुल्क को जख्म लगाए हैं, पकड़ें फिर उनको। आप ये नहीं करें कि सियासतदानों के ऊपर आप उंगली उतार दें कि भी मसाइल आप सारी जमातों के अंदर भी, मसाइल आप सारी जमातों के भी अंदर इंतहा दर्जे के ऊपर है। जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि ये सदर्न कमांड वाले, पेशावर वाले, एफसी वाले, ये रेंजर, सारे इन सारों के हेड से पूछना चाहिए। तो सियासी जमातों के जो हुक्मरान हैं, जो हेड्स हैं, उनसे भी पूछना चाहिए। मुझे याद है कि 97 में या 98 में परहैप्स, ये मिलिट्री टेक ओवर से पहले स्पेशल एसआरओ जारी हुआ था सैफुर रहमान के लिए BMW गाड़ियों की इंपोर्ट के लिए। जिस वक्त BMW गाड़ियां इंपोर्ट हो गई उस वक्त वो एसआरओ विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये वाली तबाही इस कौम के साथ बहुत हो गई है। मैं तो, मुझे मेरा बस चले ना तो मैं तो केस खोल के दोबारा उन सारों से वो वसूली करूं कि वो सैफुर रहमान गरीब था जिसके लिए BMW के लिए वो एसआरओ जारी किया गया था, या वो जो चीनी जिनको वो रिफंड क्लेम करने के लिए हम खोलते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आप लोगों की शुगर मिल्स थी, आप जहांगीर तरीन की मिल है। अगर किसी को हम रिलीफ देने के लिए एसआरओ जारी करते हैं तो क्या ये इस कौम का भला करते हैं कि हम इसके टैक्स पेयर्स के पैसे उनको दे देते हैं एक्सपोर्ट रिफंड में? ये जुल्म है सर। आपकी BMW वालों को रिलीफ नहीं चाहिए, आपके शुगर मिलर्स को रिलीफ नहीं चाहिए, उसको रिलीफ चाहिए जो 30 रुपए की रोटी नहीं खरीद सकता। मैं मलिक साहब, आपको किसने कहा कि ये चीज़ें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन स्टे कौन देता है, कौन ग्रांट कर देता है ये चीज़ें, कैसे चीज़ें मैनेज हो जाती है? आप और मैं तो नहीं कर सकते। आप और मैं एक शुगर मिल, एक सुन लेना जी, एक शुगर मिल ट्रांसफ़र करनी हो तो वो जो साकिब निसार जैसे जिसने पैसे पकड़े होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए वो किसानों का खून चूसते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी साकिब निसार ने अपना हिस्सा डाला इस तबाही में, उसको उसके हिस्से की सजा मिलनी चाहिए। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल उनको पकड़ना चाहिए। फैसल वाडा साहब, जिन लोगों ने ये जुल्म किए हैं कौम ये पकड़े उनको। अब जो केसेस रिवाइव होने शुरू हुए हैं, इसमें ओमनी ग्रुप का जो केस है और जो जरदारी साहब का लिंक है, ये बशीर मेमन अब तो नून लीग के वो अहदेदार बन गए हैं। वो 150 सफ़े का उसने पूरी तफसीली रिपोर्ट लिखी थी और वो NRO की डील इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी इमरान खान के दरमियान, क्योंकि उस वक्त ये आर या पार के नारे लगा रही थी मरियम भी और बिलावल भी।
तो बिलावल साहब की तो वो आर्या पार दरमियान में रह गई, लेकिन उनके अब्बा मियाँ छूट गए थे। वो 150 सफ़े की रिपोर्ट है ओमनी ग्रुप के और जरदारी साहब के लिंकेजेस की। कुछ हो सकता है उसका? देखिए मलिक साहब, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो जो आर्मी चीफ है हमारे सिपह सलार, मैं तो उनको हीरो ही बताता हूँ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम सब हीरो तब होंगे जब वो ये सर्विस करके जाएंगे, ये पकड़े इन स्मगलर्स को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर कि देखिए मेरी बात सुने आबिद साहब, एक हमारा अलमिया ये है कि हम हर आने वाले को ताली मार के वेलकम करते हैं और जाने वाले को हुट करते हैं। मेरे वाले का नहीं है सर, जो सर्विस करके जाएगा उसको बोलेंगे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खिदमत करके जाएगा। डॉलर रिवर्स करने में उनका सारा क्रेडिट, ठीक है। उनको पहले किसी ने रोका भी नहीं था इस काम से, वो काम ये पहले भी कर सकते थे, अभी सिर्फ उन्होंने छड़ी दिखाई है, यूं करके थे ना सर, यूं छड़ी दिखाई है ना उस वक्त तो चीफ नहीं, जैसे ही वो आए उन्होंने अपनी चीजें स्ट्रीमलाइन करके शुरू की। इसी तरीके से हम एक मिक्सअप कर रहे हैं सर चीजों को। क्या आपको कैमरामैन को, आपके पानी पिलाने वाले को ये नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के जो लीडरान हैं उनके पास दौलत कहाँ से आई? जो गरीब ने रोटी खानी है, आटे की फैक्ट्रियाँ इनके पास, चीनी खानी है इनके पास फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ इनके पास, स्कूल इनके पास, कॉलेजेस इनके पास, तो सब कुछ तो भीख मांग के जो वोट लेते हैं सब कुछ। अभी आबिद शेर अली साहब मोहतरम जो है उनको मैं बताऊं कि आपके जाते जाते आपकी गवर्नमेंट में आप लोगों ने कितने यूनिवर्सिटियों के लाइसेंसेस लिए और उनको पास का बेच दिए करोड़ों रुपए का कानबासी के वो पैसे लेकर किए। फिर आबिद शेर अली साहब का मेरा एहतराम है, मैं उनसे कहूंगा कि आपने 16 महीने के अंदर सिर्फ केसेस माफ कराए और कर्जे लिए। आपने अकाउंटेबिलिटी का उस दिन बुनियाद डाल देनी थी। प्लस ये कि क्या ये 18 पॉलिटिकल पार्टियों की अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद डालनी थी, उन्होंने अपने केस माफ करवाए थे, उन्होंने बुनियाद डाली। फिर चैप्टर क्लोज। फिर आप कहते हैं कि आप इस मुल्क में हमने अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी है। आप कह रहे हैं 100 आदमी को टांग दें, सर यहाँ आप एक आदमी भी नहीं टांग सकते। दूसरी चीज ये कि आप थोड़ा सा मिक्सअप हो गए। फिर अकाउंटेबिलिटी का डिकोसला ना करें, अगर कुछ कर नहीं सकते तो फिर ये डिकोसला। कराची आप चले, सिंध में आप चले, आपको नुक्कड़ पे भिखारी जो खड़ा होगा वो बताएगा इसके पास इतने खरबों रुपए, इस लीडर के पास इतने खरबों रुपए, ये 20 साल से मिनिस्टर है, ये 30 साल 13 साल से, ये 16 साल से, 17 साल से, यही फेडरल में, यही पंजाब में। मेरा सर इख्तलाफ क्या है? मेरा इख्तलाफ ये है कि आप बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी करें, स्मगल, हवाला, हुंडी फांसी में चढ़ाएं, लेकिन कारोबारी को ना तंग करें। कारोबारी कराची की ये सूरत हाल है। कराची सर सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, उनके बिजनेसमैन हरास्ट हो रहे। कराची की ये सूरत हाल है कि वहाँ पे टैंकर माफिया अरबों रुपए सालाना पानी बेच के कमाता है। गरीब को पानी नहीं मिलता, लेकिन टैंकर खरीदना हो तो पैसे दे के वो बिकता है और उसका हिस्सा वसूली अरबों रुपए सालाना है। वहाँ एक डंडा सिर्फ आर्मी की एक मीटिंग के बाद, ये जो चीफ ने आखिरी मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस के मतलब ये कहा था कल मोटरसाइकिल पे थे, आज कहाँ पे मुझे पता है। उन्होंने रेंजर्स वालों को कहा ज़रा सीधा करो इनको, गैर कानूनी मुकीम वालों को भी और ये पानी वाला माफिया को भी। पानी मिलना शुरू हो गया लोगों को, एक सिर्फ मैसेज से, एक सिंपल मैसेज से। दैट शोज़ कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को ताकतवर कुर्सी पे बैठाया है, चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो अपना किरदार ईमानदारी से करने की कोशिश करें, ये याद रखें कि अल्लाह ने मुझे ये जगह दी है, कल मैंने अल्लाह के पास ही जाना है, क्या जवाब दूंगा, तो उनकी उस कोशिश से इस 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों में आसानी पैदा की जा सकती है। नामुमकिन नहीं है। हम बहुत ज़्यादा खुद अपनी पूरी कौम की तरफ देखें, अपनी हरकतों की तरफ देखें, मिर्चों में मिलावट, आटे में मिलावट, चीनी में मिलावट, कोई अद्वियात के अंदर मिलावट, लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर मिलावट, जाली इंजेक्शन, तो अपनी हरकतों पे हमें कुछ गौर करना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सियासतदानों को एक काम नहीं करना चाहिए कि वो रात के अंधेरे में जाके इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए, ना किसी की गाड़ी की डिग्गी में छुप के जाके मुलाकातें करनी चाहिए कि उनको ऐसी इक़्तिदार की सीढ़ी लग जाए कि वो एकदम से पहले खाने में पहुंच जाए। ये काबिल मज़म्मत हरकत है सियासतदानों की, लेकिन फ़ौज को भी सियासत में हुकूमतें बनाने का, गिराने का ये काम छोड़ देना चाहिए, उनके लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन क्या ऐसा बयानिया दुरुस्त हो सकता है जिसमें फ़ौज के नीचे के लोगों को कहा जाए कि अपने चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत कर दो? नहीं हो सकता। ये मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ ये चीज़ होती है। तो एक बैलेंस चाहिए। बैलेंस ये है कि फ़ौज अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे। सियासतदानों के अंदर काली भेड़े हैं, फ़ौज या एजेंसियां उसकी निशानदही करें प्राइम मिनिस्टर को, उस पार्टी के हेड को कि ये बंदा इस काले धंधे में मुलव्वस है, इसके ख़िलाफ़ सज़ा होनी चाहिए। ये एक प्रोसेस है जिसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया जा सकता है। या हमारी फ़ौज इख्तियार कब्ज़ा कर लेती है, या हुकूमत बना देती है, या गिरा देती है, वो तरीक़ाकार ठीक नहीं है। लेकिन फ़ौज के ऊपर चढ़ दौड़ना वो मुल्क दुश्मनी है, मैं उसका बिल्कुल हामी नहीं हूँ। लेकिन नून लीग ने
पीटीआई के इस बयानिए के बाद जिसमें उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक आर्मी चीफ को कहा, उन्हें लगा बहुत पॉपुलर हुआ इमरान खान का बयानिया, इमरान खान उसके बाद जेल में पड़ा। तो क्या इसी बयानिए को लेके वो वापस सियासत में आना चाहते हैं? ये उनकी पहली सोच थी कि हमें भी जनरल बाजवा को निशाना बनाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। जनरल मुशर्रफ की उन्होंने करने की कोशिश की थी, नाकाम रहे, उसके बाद हुकूमत ही नहीं कायम रह सकी। अब क्या करें नून लीग के वो ऐसा बयानिया लाए, कुछ किया तो है नहीं 16 माह के अंदर के लोगों को बेच सकें कि हमने रोटी दी, दाल दी, आपकी गैस बिजली सस्ती कर दी, कुछ ऐसा नहीं दिया। महंगाई रिकॉर्ड हो गई, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई, बेरोज़गारी मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पे चली गई। तो उन्होंने एक बयानिया सोचा, लेकिन उस पर रोज़ यू टर्न मार रहे हैं। अभी 21 अक्टूबर तक नवाज शरीफ ही यू टर्न ना मार लें ये पता नहीं है। उनके बयानिया के यू टर्न सुनिए। मुझे बताएं ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं, उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना वो बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल माफी नहीं। हम तो अपने साथ होने वाले सलूक का किसी तौर पर भी डिमांड नहीं कर रहे कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया। मामला मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह पे छोड़ा। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पूरी तवानाइयाँ हैं वो माजी की तरह कौम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के रोड पर दोबारा चलाने के लिए वो उनके प्रायोरिटीज होंगी। वो किसी ने किताब लिखी थी कि पाकिस्तान में सारा कुछ आर्मी, अल्लाह और अमेरिका पे छोड़ा जाता है। तो आबिद शेर अली साहब, आपने भी फिर अल्लाह पे छोड़ दिया मामला। देखें जी नदीम मलिक साहब, आप इंतसाबी जो है वो अदारे अकाउंटेबिलिटी, या उनका कोर्ट मार्शल करना, या उनको मामला करना, हर अदारे में अपना अपना फंक्शन है। तो उसको कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया तो वो अपने अपने अदारे के जो लोग हैं वो उसकी जवाब तलबी करनी चाहिए उनको। तो इसमें कौन सा मुजाहिका है, आप मुझे बताएं। और सुन ले मेरी, आप गलत कह रहे हैं, चले मेरी, अगर कोई शख्स, कोई आर्मी का ऑफिसर, कोई आर्मी चीफ, कोई आर्मी जनरल, कोई मुल्क का आइन तोड़ता है तो मुल्क का आइन तोड़ने की सजा आर्टिकल 6 के अंदर लिखी गई है। अदालतों ने देनी है। आपने देनी है? नहीं, हुकूमत ने देनी है। वजारत दाखिला का अफसर जो है वो मजाज अफसर उस कार्रवाई का आगाज करता है, स्पेशल कोर्ट बनती है। मलिक साहब, बेहद एहतराम के साथ आपसे मेरा बड़ी मोहब्बत और अदब वाला रिश्ता है और इंशाअल्लाह ताला ताउम्र ये कायम रहेगा। तो मेरी अर्ज़ है आपसे, गुजारिश है कि देखें, आप कहते हैं कि जी 16 महीने, आप 16 महीने की तो हमें बाउंसरी देते हैं। जो 2013 से 17 तक का नवाज शरीफ ने पाकिस्तान, जहाँ पे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, 13 और 17 की तरफ आता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज का आपने एहतसाब करना है या नहीं करना? आपने छोड़ दिया बयानिया। भाई जी, एहतसाब तो उनके इदारों ने करना है। आप जो अदारे हैं वो कोर्ट मार्शल, या हमने तो अपना एहतसाब करना है, खुद एहतसाबी का अमल। पार्लियामान आर्टिकल 6 आर्मी नहीं करती सर, पाकिस्तान का आइन कहता है आर्टिकल 6 क्या है? मलिक साहब, मेरे भाई, जो मेरी अकाउंटेबिलिटी है वो मेरी पाकिस्तान की अवाम करेगी, वो मेरे हल्के के वोटर्स करेंगे, वो उनका राइट है। जैसे वो आरटीएस सिस्टम बंद करके वो राइट छीन कर आप सर यू टर्न मार रहे हैं आबिद शेर अली साहब, आप बहुत बड़ा यू टर्न मार रहे हैं। कभी नहीं मारा मलिक साहब, मैंने कभी यू टर्न नहीं मारा, ना मैं यू टर्न वाली बॉल खेलता हूँ, मैं उस पर कायम नहीं रहता। मैं अपने असूलों पर, अल्लाह के फजलो करम से, जनरल मुशर्रफ के भी 4 साल मेरे वालिद साहब ने अटक किले में काटे, मेरे भाई ने काटे, हमने पार्टी को नहीं छोड़ा। वो तो माजी हो गया सर। ये बताएं, जनरल बाजवा और जनरल फैज ने काटी नहीं छोड़ा, इनका एहतसाब करना है आपने या नहीं करना? मैंने मलिक साहब, मैंने अपनी वाइफ का जनाजा तक नहीं उठाया। अब हमसे ज्यादा किसने जुल्म? सर आपने जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब करना है या नहीं करना? मेरे भाई, जिसने एहतसाब करना है वो उनके अदारे ने करना, करें उनके अदारे। देखें, उनके अदारे ने नहीं करना, आर्टिकल 6 कहता है आपने करना है। क्यों नहीं करना? आर्टिकल 6 कहता है आपने करना, आर्टिकल 6 ने कहता है आपने करना। आप मलिक साहब, आप, हमने देखे, हम चाहते हैं कि मुल्क को आगे लेकर जाए। पाकिस्तान की जो आप और हम, ये मेरा भाई वाडा साहब ने यू टर्न नहीं, यू टर्न सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं बोर्ड ही नहीं रखता जिस पे यू टर्न लेने। आप क्या चाहते हैं? मैं बंदूक, जैसे वाडा साहब लेकर गए थे बंदूक बॉर्डर पे, तो मैं भी चला जाऊं?
आप मुझे कोई फैसल रास्ता वाटा बता साहब से दें सुन कि लेते लड़ना है आपस में। फैसल साहब, इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स। आपने तो बड़ा मुनासिब लफ्ज चुना है। चले, मैं आपकी मेहरबानी कह सकता हूँ। मैं आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, मैं तो कुछ और कहता है, लेकिन चले वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मेरा सर 2-3 चीज़ें, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। वाटर हाइड्रेंट्स, पहले इसका जवाब दें, पहले बाद में उसकी तरफ इसका वो तो ये सर नवाज शरीफ के बयान सर मुशर्रफ साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मरहूम है, उनको सेफ एग्जिट देने में, अस्पताल पहुंचाने में और यहां से बाहर निकालने में किसने किया था? नून लीग ने किया था। भूल गया? माजी ना भूले 18 लोगों का, माजी ना भूले। अभी बयानिया बनाया कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे बाजवा साहब की, फिर रिवर्स गेयर लग गया। मैंने आपको उससे पहले वाले शो पे कहा था 2 हफ्ते पहले कि एक ही रात में वापस गए शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, 5 महीने टिके थे कि वापस अगले जहाज में बिठाया। अब आप आ जाए कि ये माजी किसी का भी, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, 18 की 18 इनके अंदर वेनम है, नफरत है। ना भूलें, जिस आदमी की आप आदत बदल सकते हैं, फितरत किसी लीडर की नहीं बदल सकते। नवाज शरीफ ने यू टर्न क्यों मारा? उसको पता है। और अभी भी अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बेलें हो जाएंगी और वो बिरयानी की प्लेट पे लोग आ भी जाएंगे, तो अगर इलेक्शन हो के वो जीत गए, जिस तरह कैसे भी जीते, तो आप समझते हैं 11-14 महीने ज्यादा गवर्नमेंट चलेगी? आपका ख्याल है पंजाब में अपने बलबूते पे नून लीग इलेक्शन जीत सकती है? देखिए, अपने बलबूते, मुझे तो पता है सर, मुझे तो पता है, क्या मैं तो बोल चुका हूं कि सर कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं अब लड़ सकती। ठीक है, इश्यूज आपको एड्रेस करने जरूरी हैं। 3, वाटर हाइड्रेंट की आपने बात की सर। वाटर हाइड्रेंट अगेन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमाल था और डीजी रेंजर सिंध को इसका क्रेडिट देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जब क्रैकडाउन किया तो पानी कराची में मौजूद था। सिर्फ एक डंडा दिखाया, अभी कराची मारे नहीं, अभी दिखाया। कराची में पानी मौजूद था, लेकिन मिलता पैसे से क्यों? क्योंकि उसमें भी आपको सियासतदान मिलेंगे। 1 अरबों रुपए के जो हमें फंड्स मिलते हैं पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंटेरियंस को, लाइनें ही नहीं बिछी हुई सर, लाइनें ही नहीं बिछी हुई। हर टेंडर की लाइन बिछी हुई है, खोदें लाइन नहीं मिलेगी। जब पानी की लाइन है तो पानी कैसे दोगे? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा 30 रुपए का नान। सर माजरत आपसे, आप मेरे बड़े भी हैं, इनसे पूछे भाई 30 रुपए का नान मिल रहा है आपको? 60 रुपए का नान है सर, 30 रुपए का इतना सा नान है। छोटे वाला बारीक वाला नान 30 का, जो मोटे वाला अफगानी नान जिसको कहते हैं वो 60 का। ठीक है सर, 2 नान की वैरायटी। ठीक है सर, अब आ जाए आप, जिससे पेट भरता है वो 60 का ही है। ठीक है सर वो 60 का ही है। तो वो कहां से लाएगा? वो कौन देगा इनको? वो क्या इनका मंशूर है? वो किस तरह बताएंगे? प्रोग्राम देना, हमें भी तो बताएं कैसे जीत कर ये क्या हो पाकिस्तान को। ये जो आज आर्मी चीफ 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा। देखिए सर, आर्मी चीफ जो पटरी पे ला रहे हैं पाकिस्तान को, और लाकर फिर इन सब किसी के भी हवाले डेमोक्रेटिक पार्टी करेंगे, तो जो पिछली तबाही हुई थी उससे डबल। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आर्मी चीफ खुद बैठ जाए? ऐसी बातें तो नहीं मैं तो आपको कह रहा हूं, जमहूरी पार्टियों में से अगर जमहूरियत का जनाजा आपने लेके चलना है तो जमहूरी अच्छे लोग ले आए ना। कौन लाए? लोगों ने लाना है। ओ भाई, लोग यहाँ मरे हुए का वोट डलता है इस मुल्क के अंदर। बिरयानी की देख पे आदमी बिकता है, मोटरसाइकिल पे बिकता है। ये मुतालबा गलत है आपका। अगर आप फौज से कह रहे हैं कि अच्छे लोग ले आए, ये मुतालबा आपका गलत है। मैं तो भाई सर, मुझे एक बात सुने, जो वडेरा है ना, उसके पास शनाख्ती कार्ड ना मरे हुए का भी पहले से डब्बे पहले से भरे जाते हैं। डीसी अपना, पुलिस अपनी, जागीर अपनी, सिस्टम कोलैप्स थे सर। आप क्या बातें कर रहे हैं? 1 मिनट नहीं मलिक साहब। दूसरा, कराची जो है 21 को नहीं, पहले ये सियासी सवाल, 21 को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। देखिए सर, 21 को तो मेरी सालगिरह है, मेरे लिए तो बहुत 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर मेरी सालगिरह है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा दिन है। उनके लिए मैं समझूंगा दिन आगे बढ़ा दे तो बेहतर ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सालगिरह उनके लिए मुबारक नहीं है। नहीं होगी ना सर, आपकी सालगिरह उनके लिए मुबारक साबित नहीं होगी। नहीं हो सकती। ठीक है सर, ये आबिद शेर अली से इसका जवाब तो सर। एक आखिरी चीज सर, 21 अक्टूबर को आपने कितना पुराना होना है ये भी बता दें। सर मैं पुराना नहीं हूँ सर। 21 अक्टूबर को कितने साल? मैं तो भी चल ही रहा हूँ। कितना पुराना होना है ये तो बता दें लोगों को। इंसान के दिमाग जवान होना चाहिए। वो कितने साल का हो जाए ना ये तो बता दें। थोड़े ना, आपको मेरी उम्र से पता होना चाहिए मेरी उम्र। कितनी शादियां की आपने? सर कर ली है, करते रहेंगे। आबिद शेर अली, हराम काम तो नहीं कर रहे। आबिद शेर अली साहब, आबिद शेर अली साहब आप बताइए, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मलिक साहब ये देखें, ये एक गैर जमहूरी रवैया रखना, पॉलिटिशियंस को गालियाँ निकालना, वाडा साहब को कहते हैं आ जाए फिर देख लेते हैं किसका घर कितना बड़ा किस किस दुनिया के कोने में। छोड़े इन चीज़ों को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं सारे। तो ये चीज़ें आबिद भाई, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं भाई आपकी बात नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेरी जाने जिगर, मैं पॉलिटिशियन से हट के दूसरे लोगों की बातें कर रहा हूँ।
जो 16,000 20,000 तनख्वाह लेते हैं तो उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। आप फिर इसके लिए आप प्रोग्राम करें, पॉलिटिशियन को गालियां ना दें। पॉलिटिशियन एक मजलूम तबका है जो सारे गालियां दे देते हैं, दें जिसके हिम्मत है, फिर गालियां कोई नहीं है सर, गालियां। और चले मैंने अर्ज सुने मलिक साहब, देखें एसेट्स बियॉन्ड मीन में आप जाएंगे, आप फिर कहते हैं कारोबारी हजरात हैं जो भी हैं, देखें इस मुल्क का एक निज़ाम है, आप टैक्सेस लगाएं, आप अपनी वो जो लैंड की रजिस्ट्री है जो जिस एरिया में है वही डीसी रेट चले आने, चेंज करें डीसी रेट को, जब आए फिर मुल्क के लिए आगे बढ़े, काम जो करने वाले करें, डीसी रेट को डबल कर दें, क्यों नहीं डबल कर दें, ब्लैक मनी सारी निकलनी शुरू हो जाएगी। कानून है कि अगर आपने जो वैल्यू शो की है उस पर स्टेट उसको खरीद सकती है, अगर गलत डिक्लेयर की होगी। लाए निजाम किसने रोका? मैंने आपको कहा कि फिर चारों यकसा निजाम होना चाहिए। आबिद शेर अली, अगर आप दो काम कर दें, डीसी रेट जो तमाम बड़े शहरों में है ना उसको 2 गुना कर दें, क्योंकि ब्लैक मनी सारी उसमें पास होती है, आधी कीमत पर रजिस्ट्री होती है, आधा ब्लैक का पैसा जाता है, और एक बेनामी प्रॉपर्टीज पकड़ लें और आबिद शेर अली के नाम पे अगर 100 प्लॉट है ना तो 100 प्लॉट वेबसाइट पे चढ़ाएं, फैसल वादा का 100 प्लॉट है तो वेबसाइट पे चढ़ाएं, शरीफ का 100 प्लॉट है तो वेबसाइट पे चढ़ाएं, और असल मार्केट वैल्यू पे चढ़ाएं। देखिए दूध का दूध पानी का पानी होता है, मार्केट वैल्यू पे करें सारा कुछ। देखिए आबिद शेर अली साहब इस चीज की हिमायत करें, विच इज अ गुड साइन, अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं, लेकिन 35 साल में इस मुल्क की पॉलिसीज और लेजिस्लेशन सियासतदान ने करनी थी ना, नहीं की इनकी अपना अंदर मुफाद है, अंदर पैसा पड़ा हुआ है, कैसे करेंगे? अब आप मुझे एक बात बताएं सर, कराची आपका सबसे बड़ी टैक्स पेयर सिटी है, आपकी सबसे बड़ी, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, बड़ा जरूरी है। उधर आप कारोबारी को डरा रहे हैं, अभी आपने मोबाइल के अंदर भी हाथ डाल दिया, मोबाइल फोनों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, स्मगल्ड है, फांसी पे चढ़ाएं, जो नॉन ड्यूटी जो ड्यूटी पेड है, टैक्सेस पेड है, उनका रास्ता बनाएगा जो कोई लकूना। एक दूसरा, दुबई में क्या हो रहा है? दुबई में आपको पाकिस्तान में भी जो ग्रे आपका डॉलर है, लॉकर्स में, घरों में, जमीनों के अंदर कितने ढूंढेंगे? उस ग्रे को निकालने के लिए एक एवेन्यू आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो सिस्टम के अंदर आए, लोग बाहर ना ले जाए। नंबर 1, दुबई में क्या हो रहा है? दुबई अब फैटेफ की ग्रीन लिस्ट में चला गया, ग्रे से निकल गया, आगे बढ़ गया, लेकिन पैरेलल वो अपनी दूसरी साइड भी चला रहा है, ताकि दोनों साइड क्रॉस और एक टाइम पे पॉलिसीज भी बनाता जा रहा है, सख्त करता जा रहा है। आपने यहाँ पॉलिसी बनाई नहीं, सारी पॉलिसी। सर मुझे एक बात बताएं, नदीम मलिक साहब, पाकिस्तान के 10 बड़े शहर, सिर्फ 10। सर आप मुझसे जानते हैं, आप 18 लीडरों के चलें घर के ऊपर, उनके भी छोड़ें, उनके मिनिस्टरों के पास चलें, 15 साल से जो एक एक मिनिस्टर एक एक पार्टी का बना हुआ है, रॉकेट साइंस आपको चाहिए उसको पकड़ने के लिए? सर आप उसका फ्रंट मैन पकड़ रहे हैं, उसको फायदा क्या है पकड़ने का? आप उसको ईसीएल में डाल रहे हैं, क्या फायदा है? वो यहाँ 5,000 गज के घर में रहता है, मुल्क से बाहर 10,000 गज के घर में रहता है। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में, सिर्फ 10 बड़े शहरों में आप हाउस टू हाउस तमाम प्लॉट्स का सर्वे करके जितनी बेनामीज है उनको आइडेंटिफाई करके उनका डाटा वेबसाइट पे डाल दें, जिसका मालिक नहीं ना मिलता, बेनामीदार है, उसको भाग्य सरकार जब्त कर लें। 77 साल बिगड़ा हुआ निजाम, उसको भाग्य सरकार जब्त कर लें। एक दिन में फरिश्ता नहीं बनेगा। आधे पॉलिटिशियन गरीब हो जाएंगे, आधे ब्यूरोक्रेट्स गरीब हो जाएंगे, आधे रिटायर्ड हमारे बड़े बड़े अफसर गरीब हो जाएंगे। पकड़े सर, मेरी बात, बेनामीदारों को पकड़े। मुझे एक बात बताएं, जो भी आबिद शेर अली साहब ने भी आइडेंटिफाई की, जिनकी ऑफिशियल तनख्वाह 20,000 रुपए, ठीक है, उनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में 25 करोड़ के घर में रहते हैं, 20,000 तनख्वाह वाले, मुझे 25 करोड़ घर के एक बात बताएं कि इसकी पॉलिसीज किसने बना दी इस मुल्क की? अभी कर लें सर, अब कभी आगे, जब तक सेल्फ इंटरेस्ट नहीं खत्म होगा। मुझे बता आर्मी चीफ के पास क्या है? जादू की छड़ी है? एक बार आप चाहिए चीफ के पास जादू की छड़ी है? आज मेरा फायदा ले रहे हैं, वोटा साहब में पास नहीं बैठा, सारा टाइम दिए जा रहे हैं आप उनको। ये आप सही कह रहे हैं, ये नजायज फायदा उठा रहे हैं, आप बताएं। आप नजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं बोलूंगा नहीं, आप बोले सर, कोई बात नहीं, बोले मैं नहीं बोलूंगा। आप एसेट बियॉन्ड मीन में सारे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जिसके पास जायज एहसास है। इसमें जज्बात से हटके देखें, आप अपने हमसाया मुल्क से सबक ले लें, आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे आप मुझे बताएं, स्टे के स्टे मिल जाते हैं, गरीब का केस 6-6 नस्लों से चलता है, उसका जवाब नहीं आता। बाकी बड़े का केस हो तो 1 मिनट में पैसों से फैसले हो जाते हैं। आगे वकील करते हैं, माजी में अब आपने वो सुना ही होगा कि लोग कैसे अपने फैसले कराते हैं। तो खुदा के लिए
वहाँ पे सियासतदान नहीं बैठे अदालतों में, अदारों में सियासतदान नहीं बैठे। आए मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं। एक बंदे को गाली देंगे तो मुल्क, ये फिर इस तरह मुल्क नहीं चलेगा वाडा साहब। फिर मुल्क को चलाने के लिए तमाम इकाइयों को बैठकर एक SOP बनाना होगा कि भी ये रास्ता है, पकड़े लाएं जिन्होंने ये वाडा साहब मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने ये स्मगलिंग की है, लोग इन्वॉल्व हैं, लाएं लिस्टें, सजाएं दें 8-8 दिन के अंदर, क्यों नहीं देते? मेरे भाई कराची के मामले में अब मैं माजी में नहीं जाता रहा कि कौन हुकूमतों में रहा, छोड़ें इन चीज़ों को। अब पाकिस्तान को ठीक करने के लिए पॉलिसी मेकिंग बनाएं, इंपोर्टेड वजारत ख़जाना छोड़ दें, इंपोर्टेड लोगों से फैसले लेने छोड़ दें। आए मुल्क में अभी भी तो डॉलर नीचे आ रहा है ना, वो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। कौन ला रहे हैं बैठ के भाई? इस तरह के फैसले करते हैं। और मेरे वाडा भाई, ये मैं तो बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं देता, आप बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं देते, ये कैसे स्मगल हो जाती हैं चीजें? ये चीजें एज ए सिटीजन हमें सोचनी चाहिए। आबिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मान लेते हैं बॉर्डर वाली बात को, लेकिन वो भी तो देखें जो बॉर्डर पे शहादतें दे रहे हैं। सर देखिए ना, फर्क करें ना, डिफरेंशिएट करें सर, पॉलिसी बनानी चाहिए। सर जो शहादतें देने वाला है वो स्मगलिंग आप बात किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं, पॉलिसी हम नहीं बना रहे, वो जान दे रहा है उसको सलाम। आबिद भाई को मैं ये कह रहा हूं, पॉलिसी किसने बनानी थी? मैं कुर्बानियों देने वालों की बात नहीं कर रहा, किसने पॉलिसी बनानी थी? देखिए नदीम भाई, एक छोटा सा बीपर आप दोनों की इजाजत से कर लूं। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं। अर्थक्वेक के ऊपर अजीब सा कोई कहानी चल रही थी कि बड़ा कोई तबाही वाला अर्थक्वेक आने वाला है। सरदार सरफराज साहब, आपकी स्टडी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? कोई ऐसी अनहोनी चीज हो गई है कि हमें पता चल गया है कि अभी इतने देर के बाद पाकिस्तान में कोई अर्थक्वेक आने वाला है, खुदा न खास्ता? जी बहुत शुक्रिया जी। नहीं, अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई और कोई ऐसी तरीका नहीं है कि आप जलजले की पेशगी इतला को दे सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एरिया फॉल्ट लाइन पर होते हैं तो वो ज़ाहिर है वल्नरेबल या प्रोन एरिया होते हैं, तो उसके बारे में तो है कि वहाँ कभी भी आ सकता है, लेकिन कब, किस वक्त और कितनी शिद्दत का जलजला आएगा किसी पर्टिकुलर जगह पे, ये कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिलहाल तक तो कोई ऐसी चीज इजाद नहीं होगी जो बता सके। और वो जो खबर चली थी कि ये जल्जला आने वाला है, आपके ख्याल में वो गलत है, गुमराह कौन है? अब बिल्कुल मैं तो गलत ही कहूँगा उसको, इसलिए कि अच्छा उसमें भी उन्होंने आखिर में डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जी हम प्रिसाइसली ये नहीं बता सकते कि कौन सी जगह पे किस वक्त कितनी शिद्दत का आएगा। जब ये नहीं बता सकते तो फिर पेशन गोई तो ना हुई। वो तो इम्कान तो है, जैसे मैंने आपको बताया। और जो फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान की, वो फॉल्ट लाइन कौन सी है खतरे वाली? देखिए फॉल्ट लाइन जो ये कोयटा चमन से, मतलब बलूचिस्तान के जो जनूबी हिस्से से होती है, फिर कोयटा और फिर ऊपर चमन चली जाती है, और फिर वहाँ से होती है कोई हिंदुकश, और फिर उधर से उत्तन लेकर हिमालय की तरफ, उसमें हमारा कश्मीर में जैसे आपको याद होगा 2005 का। सर ये तो हमारी पूरी पार्लियामेंट हाउस जो है, ये मारगला हिल्स जो है, ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली कुछ एरियाज तो ऐसे हैं, जैसे 2005 में भी आपको पता है कि मारगला टावर या कौन सा टावर था इस्लामाबाद में, वहाँ काफी नुकसान हो गए थे। तो पूरी हमारी पार्लियामेंट ही फॉल्ट लाइन के ऊपर बैठी हुई है सर, तो हमारी प्लानिंग तो फिर फारग ही है। बस जी, ये तो इसमें असल में यही चीज़ है कि जो बहुत स्ट्रिक्टली बिल्डिंग कोड के मुताबिक हमारी इमारत बननी चाहिए। आपने हुकूमत को इसके ऊपर और मुतल्लिका इदारों को कोई रिपोर्ट बना के अरसाल की है जिसमें आपने आइडेंटिफाई किया हो कि ये फॉल्ट लाइन है? कोई थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर शुरू करें, नहीं तो कुछ नुकसान हो सकता है। देखिए ये तो खैर अंडरस्टूड सी बिल्कुल, उसमें रिपोर्ट शेयर होती रहती है। ये तो आप सर इस पे रिपोर्ट बनाए, मैं दरखास्त करूंगा आप एक रिपोर्ट बना के तफसीली मीडिया को भी दें, हुकूमत को भी दें और फौज को भी भिजवाएं। मेरी दरखास्त है आपसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना कि ये रिपोर्ट्स तो बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब, फैसल वाडा साहब, आबिद शेर अली साहब। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।